Welcome to the part third of chemical equation and reaction, where we are going to discuss about the type of chemical reaction. So the very first type is combination reaction. So what happened in this reaction? So suppose there is a substance A and there is another substance B. सो जब एक ए और दूसरा बी है और वो आपस में रिएक्ट करके ए बी बना दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और वो कंबाइन करके क्या करेगा, एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन करे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के भी नाम से जानते हैं, फॉर्मूला CaO होता है। ठीक है, अभी थर्मोमीटर पे अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो क्या है, 25 डिग्री है वाटर का। तो अब है ना, वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिए, तो जब हम क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसका फॉर्मूला CaO होता है, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे स्लैग लाइन बनता है जिसका फॉर्मूला CaOH2 होता है। हम क्या बोले, हम बोले कि जब CaO, जिसको कि क्विक लाइम भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो CaOH2 बना देता है, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम कहते हैं। और इस पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हम देखें कि पहले टेम्परेचर 25 था, बाद में क्या हो गया, 30 हो गया, मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर होगा। तो जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, बोले जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो हमको स्लैग लाइम बना के देता है। क्विक लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लैग लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक जानकारी की बात आपसे यहाँ पे साझा कर दे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्लैग लाइन का सॉल्यूशन होता है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में। यानी कि जो वॉल का व्हाइट वॉशिंग होता है, वॉल का पोचाड़ा होता है, उसमें अगर आपको पूछे कि किस सॉल्यूशन का यूज करा जाता है, आप बोलेंगे ये जो स्लैग लाइम का सॉल्यूशन है ना, यानी कि CaOH2 जो बनता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, वॉल को व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर के प्रेजेंस में, और वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। हम बोले क्या, हम बोले ये जो स्लैग लाइम है यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, बड़ा धीरे धीरे CO2 के साथ रिएक्ट करता है। हम बोले जैसे CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन के साथ ये क्या करेगा, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो व्हाइट वॉशिंग करने के, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है स्लैग लाइन, उसके लगाने के 2 से 3 दिन के बाद बनता है। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है, तो आप देखते हैं कि पोचाड़ा होने के बाद, व्हाइट वॉश होने के बाद 2-3 दिन के बाद वहां पे क्या आता है, चमक आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्लैग लाइम का सॉल्यूशन 2 या 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला बात है। हम बोले किसके सॉल्यूशन को यूज करते हैं भाई, वॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए, तो आप बोलेंगे स्लैग लाइम के सॉल्यूशन को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। हम बोले सर ये जो स्लैग लाइम होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम बोले जब स्लैग लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट बना के देता है। बोले सर कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत बन जाता है क्या, हम बोले नहीं, ये जो स्लैग लाइम का सॉल्यूशन होता है ना, वो 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। बोले कैसे पता चलेगा, हम बोले जब व्हाइट वॉश पोचाड़ा करते हैं ना, तो 2 दिन के बाद उसमें शाइनिंगनेस, चमक आता है। वो चमक बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि 2 से 3 दिन के बाद होता है व्हाइट वॉशिंग के।
उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको एक बात और बता दें, ये CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट तो कहते ही है, बट CaCO3 को मार्बल भी कहते हैं, और इसका एक नाम लाइमस्टोन भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। हम बोले CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तो कहते ही कहते हैं, बट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और हम इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, और लाइमस्टोन के साथ साथ इसको क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। तो चलिए हम इसके इक्वेशन को देख लेते हैं। तो हमको पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि हम लोग स्लैक लाइन के भी नाम से जानते हैं, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसके कारण शाइनिंगनेस आता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अब अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोले एक्सो, एक्सो हम लोग घर पे बर्तन उर्तन धोते हैं ना, एक्सो का क्या यूज करते हैं, गंदगी निकालने के लिए, यानी कि एक्सो क्या करता है, निकालता है। तो यहाँ पे भी एक्सो ना निकालता है, बट यहाँ पे गंदगी को नहीं निकाल रहा है, क्योंकि बर्तन नहीं साफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में एक्सो का मतलब जो है यहाँ पे निकलना ही है, लेकिन हीट एंड लाइट का या टेम्परेचर का निकलना है, रिलीज होना है या इवॉल्व होना है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, हम बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कि हीट एंड लाइट क्या होता है, इवॉल्व होता है या रिलीज होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि मीथेन है, CH4 है, इस मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराए, तो जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में वाटर बनाया, और यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। एक बात हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, चैप्टर 4 में भी काम आएगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, जैसे कि CH4 है, C2H6 हो जाए, है ना, C3H8 हो जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा और हमेशा CO2 और H2O ही बनाएगा, बस उसको बैलेंस करना होता है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है और बस उसको बैलेंस करना होता है। तो इस रिएक्शन में हम क्लियर देख पा रहे हैं कि हीट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जब भी हीट क्या हो, रिलीज हो, हीट क्या हो, निकले। कब निकले भैया, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ केमिकल रिएक्शन में। तो हीट एंड लाइट अगर एक केमिकल रिएक्शन में निकलता है प्रोडक्ट के साथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम रिस्पायरेशन का भी एक एग्जांपल देखते हैं भैया। रिस्पायरेशन में क्या हो गया, यहाँ पे शुगर है, आप बोलेंगे भैया शुगर का फॉर्मूला बताओ, याद है तुमको, तो याद करना पड़ेगा। हम बोले कैसे याद करेंगे, हम बोलेंगे शुगर ना 3 चीज से मिलके बनता है। बोले कौन कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसका किसका कॉम्बिनेशन है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोले कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम रहता है, मतलब कार्बन भी 6 रहता है और ऑक्सीजन भी 6 रहता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या रहता है, 2 गुना रहता है। मतलब हाइड्रोजन कितना रहता है, 12 रहता है। हम बोले शुगर किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन। बोले कितना कार्बन, 6 कार्बन। और किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन। बोले कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। और किसका बना हुआ, ऑक्सीजन। बोले कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। यानी कि C6H12O6 क्या है, हमारा फॉर्मूला है किसका, शुगर का। तो जब शुगर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, बोले अगेन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके अगर कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब भी रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको भी हम मानेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोले क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम बोलेंगे इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। हम बोले अगर हीट, लाइट, एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ केमिकल रिएक्शन में रिलीज हो
तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्सोथर्मिक मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, रिस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरह से अगर आप इसको देखेंगे, चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी इस पे केस है, उसको आगे देखते हैं, क्योंकि पहले आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आगे समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग उसको उस पहलू से भी देख लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल जो होता है वो क्या हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो जब जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल होता है और वो जब कंपोस्ट खाद में बदल जाता है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेजिटेबल का जो डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है सर, बोले एक्सो का मतलब होता है हीट लाइट एनर्जी को रिलीज करना, तो इंडो का मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब करना, किसको, हीट लाइट एंड एनर्जी को। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में हीट लाइट एंड एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे सल्फर लिए हैं, सल्फर को बंसन बर्नर के ऊपर रखे हैं, ठीक है। और सल्फर के ऊपर में क्या रख दिए, आयरन का कुछ टुकड़ा डाल दिया और उसको हम हिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम हिट करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक में बदल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू, सल्फर का कलर यहाँ क्या नजर आ रहा है, येलो नजर आ रहा है आपको। और उसके बाद हम उस पर क्या करें, आयरन को डाल दिए, ठीक है। तो जब सल्फर को आयरन में डाल दिया और उसको हिट करे तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया, जो कि किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे हम क्या देखें ना कि जब आयरन को सल्फर के साथ हिट करे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिट दे रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हिट को ले रहा है। बंसन बर्नर को जब हम जलाए हैं तो ये हिट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो है हिट को एब्जॉर्ब करा जा रहा है, लिया जा रहा है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन में हिट को एब्जॉर्ब करा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहां पे भी हिट, जहां पे भी एनर्जी, जहां पे भी लाइट को एब्जॉर्ब करा जाए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयरन का, आयरन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा हिट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, आयरन सल्फाइड बनेगा ब्लैक कलर का, हम बोले सल्फर का कलर येलो, हम बोले यहाँ पे जो आयरन सल्फाइड बन रहा है उसका कलर बोले ब्लैक होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हिट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, इसी वजह से उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम बोले सर एक सिंगल सब्सटेंस है ना, एक सिंगल सब्सटेंस अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, क्या हो जाए, जब एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर जाए, डिकम्पोज कर जाए या ब्रेक डाउन कर जाए, तीनों एक ही चीज है, एक ही मतलब है। तो बोले केमिकल रिएक्शन में यदि एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर जाए, डिकम्पोज कर जाए या ब्रेक कर जाए, किसमें, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन मानेंगे, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना तीन तरह का होता है। एक जो है ना, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में हिट के प्रेजेंस में टूटता है। तो अगर हिट के प्रेजेंस में टूटता है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हालांकि सारा डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक ही होता है, स्पेसिफिक नेम थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। तो जब भी एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिकम्पोज कर जाए, टूट जाए, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन मानेंगे। और जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में टूट जाए तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मानते हैं, जिसको कि हम लोग फोटोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं। और अगर एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए, टूट जाए इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे डिकम्पोजिशन कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे 3 प्रकार का होता है। बोलेंगे कौन कौन सा? हम बोलेंगे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। बोले थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? हम बोलेंगे एक सिंगल सब्सटेंस जो है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। कब? हीट करने पे। तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन मानेंगे। हम बोले जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, क्या प्रोवाइड करने पे? लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने पे। तो उसको हम क्या मानेंगे? फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन मानेंगे। हम बोले जब एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए, कब? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है। अब एक एक्टिविटी को देखते हैं, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करते हैं तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिए, व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पाउडर है। तो जब हम इसको हिट करते हैं ना, तो क्या होता है? और बगल में क्या लिए है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए है, यानी कि जो लाइम वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मतलब लाइम वाटर का सॉल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब इसको मार्बल भी कहते हैं, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको पहले अभी हम लोग समझते हैं। हम बोले कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसको कि हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, उसको अगर हम हिट करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। हम बोले कि ये CaCO3 है, जिसको कि लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। एक सिंगल सब्सटेंस था, टूट के क्या कर रहा है? दो सब्सटेंस क्विक लाइम, जिसको कि हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों को बना रहा है। यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट गया तो डिकम्पोजिशन है। लेकिन ये टूट रहा है हिट के प्रेजेंस के कारण, तो ये डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अब ये टर्म्स मिलकी क्या है? हम बोले यहाँ पे जो गैस फॉर्म हुआ है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, इसको कैसे पता लगाएंगे? हम बोले इसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे? स्लैग लाइन के सॉल्यूशन से। किसके? स्लैग लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करेंगे। और यदि उसका कलर क्या हो जाए? मिल्की हो जाए। क्या हो जाए? मिल्की हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है मिल्की। मिल्की को हम टर्वाइड भी कहते हैं। तो यदि उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो मिल्की हो जाए या टर्वाइड हो जाए, तो हम क्या मानेंगे? वहां पे जो गैस बना है ना, वो गैस कौन सा है? वो गैस जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये क्या है भैया? देखो ध्यान से देखिएगा। इसको ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, या इसको हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल भी कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। हम बोले इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है। तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अब हम बोले फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल के भी नाम से जानते हैं। हम बोले सर ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? हम बोले FeSO4.7H2O। बोले 7H2O क्या है सर? बोले कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो कितना है? 7 है। तो इसी वजह से इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 7 है। यानी कि एक एक जो है मॉलिक्यूल में या एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वही उसका क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है? 7 है। तो ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी मुद्दा क्या है भैया? हम बोले फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है। हम बोले सबसे पहले जानो, फेरस सल्फेट जो होता है ना, उसका क्रिस्टल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। हम बोले क्या फॉर्मूला होता है उसका? हम बोले उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। हम बोले जब उसको हिट करेंगे तो क्या होगा? हम बोले कुछ नहीं होगा, वो पहले जो है ना क्या था? उस पे वाटर था। अब जो बनेगा ना FeSO4, वो कलरलेस होगा और वो एनाहाइड्रस होगा। बोले एनाहाइड्रस का मतलब सर? बोले पहले उस पे वाटर मॉलिक्यूल था, तो वो एनाहाइड्रस नहीं था। अब जब उसको हिट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है। और अगर सेपरेट आउट हो जाएगा तो उस पर वाटर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे?
एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट कहेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कह दे ग्रीन विट्रॉल को या कह दे हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हिट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका ग्रीन कलर कलरलेस बन जाता है और वो एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट और साथ में क्या करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, जो फेरस सल्फेट बना, हम पहले क्या करें, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो कि FeSO4.7H2O था, ग्रीन कलर का था। ठीक है, अगर हम उसको हिट कर दिए तो क्या हो गया, वो एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर बना दिया। अब उस एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को हिट करेंगे तो क्या होगा, बोले अब हम उस एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट आपको अगर हम हिट करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और आपको एक बात और बता दे, जो बर्निंग स्मेल होता है ना, वो कौन से गैस का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का होता है। ध्यान रखिएगा, बोलेंगे कि एक ऐसा गैस का नाम बताओ जिसमें कि क्या होता है, बर्निंग स्मेल होता है, तो आप क्या बताएंगे, एक ऐसा गैस जिसका बर्निंग स्मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। हम बोले अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसको कि हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है जिसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O होता है, अगर हम उसको हिट करते हैं तो हमको एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 और प्लस 7H2O मिलता है। अब हम उस एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को हिट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 मिलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड ही क्या होता है, एक बर्निंग कलर का, एक बर्निंग स्मेल देता है, यानी कि एक ऐसा गैस जो बर्निंग स्मेल देता है, वो कौन सा गैस कहलाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या देखें कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है हिट करने पे, यानी कि डिकम्पोजिशन तो है ही, लेकिन डिकम्पोजिशन के साथ क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब अगला हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लीड नाइट्रेट है, क्या है यहाँ पे, लीड नाइट्रेट है। अब ये लीड नाइट्रेट को जब हम बंसन बर्नर में हिट कर रहे हैं ना, तो हम क्या पा रहे हैं कि ये क्या बना रहा है भैया, जो है लीड ऑक्साइड बना रहा है और साथ में ब्राउन कलर का फ्यूम्स यानी कि धुआं निकल रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लीड नाइट्रेट था यहाँ पे, यहाँ पे लीड नाइट्रेट था जो कि एक तरह से देखे तो व्हाइट कलर का था। ठीक है, उसको जब हम बंसन बर्नर पे हिट करें तो वो क्या हुआ, ब्राउन कलर का जो है धुआं निकाला और फिर उसका भी कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया लीड ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम लीड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होता है, तो जब भी हम लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 को हिट करेंगे तो वो हमको लीड ऑक्साइड यानी कि PbO और साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना के देगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये कैसे पता चलता है, तो वो जो ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, वो कंफर्म करता है कि यहाँ पे कौन सा गैस बना है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो जब भी लीड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो जब हम लीड नाइट्रेट को हिट करते हैं तो वो क्या बनाता है, लीड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि एक ब्राउन कलर का यहाँ पे फ्यूम्स और धुआं क्या है यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर है, शुगर का फॉर्मूला अभी देखे थे, C6H12 और O6 होता है। तो अब वो शुगर को हम क्या कर रहे हैं भैया, हिट कर रहे हैं। हिट करने पे क्या होगा, यहाँ पे भी व्हाइट कलर का क्या कर रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए शुगर का अलग अलग फॉर्म भी होता है, सुक्रोज भी होता है। ठीक है, शुगर का फॉर्म ग्लूकोज भी मानते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला शुगर का क्या है, जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, C12H22 and O11। जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज है ये, है ना, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो जब हम इसको हिट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन है
वाटर बनता है। और यहाँ पे एरो क्या बता रहा है कि गैस का यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है। और फिर वो क्या होता है, ब्लैक कलर में बदल जाता है, जो कि कार्बन के फॉर्मेशन को दिखा रहा है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब शुगर को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो जब हम शुगर को हिट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद हमको कार्बन देता है और साथ में वाटर देता है। शुगर का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन वो क्या हो जाता है, एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक डिकम्पोजिशन जो कि हीटिंग के द्वारा कैरी आउट करा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन का अगर हम एग्जाम्पल बोले तो क्या है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट है एंड हीटिंग ऑफ शुगर है। ठीक है, आई होप इतना दूर में तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब डिकम्पोजिशन का कुछ और एग्जाम्पल देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को चाइना डिस्क में जाकर चाइना डिस्क में रख देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम क्या देखते हैं कि उसका कलर क्या हो जाता है, बदल के ग्रे कलर का हम देख पा रहे हैं कि कलर हो जा रहा है। और पहले क्या था भैया, पहले उसका कलर क्या था, वाइट था। ठीक है, या हम कह ले कलरलेस था। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में हिट करते हैं, बोले लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है किसमें, दो सब्सटेंस में। यानी कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस दो सब्सटेंस में या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो जब AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हम हिट करते हैं तो वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और वो सिल्वर और ब्रोमीन बनाता है। और आपको बता दें, इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है तो डिकम्पोजिशन का ये फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। उसी तरीके से जब हम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में हिट करते हैं तो अगेन ये क्या होगा, दो सब्सटेंस में टूटेगा यानी कि डिकम्पोजिशन है। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो कैसा होगा, फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में बादशाह आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइसिस का देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग को पता है कि जब हम एसिडिफाइड वाटर यानी कि वाटर में एसिड डाल देते हैं उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो जब वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो हमको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोड्यूस करके देता है। यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, यानी कि ये डिकम्पोजिशन तो है बट कैसा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। हम बोलेंगे इसका यूज होता है मेटल को निकालने में, जैसे कि सोडियम का मेटल हो गया या और भी कई तरह के मेटल हो गए। और साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मतलब किसी के ऊपर अगर हम एक दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना चाहते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, वहां पे भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो ये अब तक हम लोग कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन देखे, कुछ अभी भी बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन देख लिए हम लोग, उसके बाद एक्सोथर्मिक देख लिए, एंडोथर्मिक देख लिए, डिकम्पोजिशन देख लिए एंड उसका सारा टाइप देख लिए। अब जो बारी आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए मूव ऑन करते हैं आगे।